Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. आज का पहला टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूँ वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मेरा करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं रिवीजन ऑन द पोर्टल। 3-4 दिनों से आया नहीं है रिवीजन वीडियोस 3 दिनों से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है एंड कल भी मैं ला नहीं पाऊंगा। सो समहाउ आई हैव गैदर्ड स्ट्रेंथ टू डू टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस, बट कल भी करंट अफेयर्स रिवीजन वीडियो आएगा नहीं। हार्डली हमें 7-8 दिन का और वीडियो बनाना है और एग्ज़ाम 8 तारीख को है, तो अभी हमारे पास टाइम है। सो नो नीड टू पैनिक। द नेक्स्ट करंट अफेयर्स रिवीजन वीडियो विल बी ऑन मे बी फ्राइडे। आई थिंक टुमारो इज थर्सडे, तो इट विल बी ऑन फ्राइडे। ठीक है, चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट अंबेडकर जयंती, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर ऑन इंडियन सोसाइटी एज वेल एज इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो 14 अप्रैल को हर साल अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। उसी ओकेजन पे ये आर्टिकल आया है। यहाँ पे बात की गई है चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि को लेकर के। देखेंगे चैत्य भूमि क्या है, दीक्षा भूमि क्या है। देखिए, अंबेडकर साहब ही वॉज स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ हिंदुइज्म। उनका मानना था कि हिंदुइज्म promotes and propagates caste-based discrimination. He was even critic of Gandhian understanding of Varna system. गांधी जी का कहना था कि वर्ना सिस्टम इज डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. When you apply discrimination also on the basis of work, then that should be known as caste system. And Gandhi ji was in favor of Varna system but was critic of caste system. बट डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि वर्ना सिस्टम कहें, कास्ट सिस्टम कहें, ऑल आर वन और द सेम. अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू लीड टू डिस्क्रिमिनेशन. सो डॉक्टर अंबेडकर वाज क्रिटिक ऑफ हिंदुइज्म, ही वाज आल्सो क्रिटिक ऑफ गांधीयन डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड वर्ना सिस्टम. पहले तो अंबेडकर साहब ने हिंदुइज्म के अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश की अपने लाइफ टाइम में. जैसे उन्होंने एक महार सत्याग्रह चलाया था 1927 में अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. महार सत्याग्रह में क्या किया 1927 में? He led the group of untouchables in रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट. वहाँ पे एक पब्लिक टैंक था इस तरीके का, वहाँ के वाटर को इस्तेमाल करने के लिए he led the group of so called untouchables who were generally not permitted as per the social norms to use such public tank. तो उन्होंने अनटचेबल्स को लेकर के आए, बोले कि हम इस पब्लिक टैंक का वाटर इस्तेमाल करेंगे. जो सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस इसको अलाउ नहीं करता, yet we will be doing it in order to show our dissent against द सिस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी. तो वहीं से उन्होंने लॉन्च किया था महार सत्याग्रह. तो स्टार्टिंग के दिनों में तो उन्होंने कई सालों तक हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की कोशिश की, बट व्हेन ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हिंदुइज्म को रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि हिंदुइज्म को रिनाउंस कर देंगे, त्याग देंगे. एंड ही रिनाउंस्ड हिंदुइज्म, अडॉप्टेड बुद्धिज्म. And at the same time, he also promoted inter-caste marriages, inter-dining in order to dismantle caste-based systems. तो अंबेडकर साहब ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया क्योंकि उनका मानना था कि बुद्धिज्म जो है वो स्पिरिचुअली ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है एज ए रिलीजन. वहाँ पे लव और कंपैशन के लिए ज़्यादा स्कोप है. वहाँ पे कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. सो इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी अमंग्स ह्यूमन. इट प्रोवाइड्स और इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. ऑलमोस्ट इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ 14 अक्टूबर 1956 को he along with about 1 million of his followers, 500,000 of his followers, लगभग 5 लाख followers के साथ he embraced Buddhism at नागपुर. और नागपुर के जिस जगह पे उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया उस जगह को कहा जाता है दीक्षा भूमि. तो दीक्षा भूमि में हर साल फिर वहाँ पे आज भी जो अंबेडकर जी के सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो वहाँ जाते हैं. अंबेडकर साहब ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करने के बाद बुद्धिज्म के अंदर एक नया ट्रेंड भी स्टार्ट किया, इसको कहा जाता है नियो बुद्धिज्म. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नव्ययान बुद्धिज्म. तो ऐसे महायान, हीनयान, वज्रयान बुद्धिज्म है. अंबेडकर साहब ने एक नई बुद्धिज्म की ट्रेंड स्टार्ट की, सेक्ट स्टार्ट किया, इसको नाम दिया गया नव्ययान बुद्धिज्म. और यहाँ पे ही कन्विंस्ड ऑल द सो कॉल्ड मेंबर्स ऑफ अनटचेबल कम्युनिटी टू अडॉप्ट बुद्धिज्म. अब ये तो बात हो गई, अभी हमने बात की दीक्षा भूमि की. अब बात करते हैं चैत्य भूमि की. जिस साल अंबेडकर साहब ने अक्टूबर महीने में बुद्धिज्म को
अडॉप्ट किया था, उसी साल लगभग 1.5 महीने बाद उनकी डेथ हो गई ऑन 6 दिसंबर 1956। अंबेडकर साहब की डेथ हुई, उसको नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। द पासिंग अवे ऑफ बुद्धा इज ऑल्सो नोन एज महापरिनिर्वाण, पासिंग अवे ऑफ डॉक्टर अंबेडकर इज ऑल्सो नोन एज महापरिनिर्वाण। और जिस जगह पे उन्होंने महापरिनिर्वाण अडॉप्ट किया या एम्ब्रेस किया आप कह सकते हैं, उस जगह को डिक्लेयर कर दिया गया चैत्य भूमि। इट इज इन दादर इन मुंबई महाराष्ट्र। So what this Chaitya Bhumi represents, it is a memorial site for the place of pilgrimage of his followers, especially on Mahaparinirvan Divas, which is on 6th December. तो 3 डेट है बेसिकली। 14 अप्रैल अंबेडकर साहब की जन्म तिथि, अंबेडकर जयंती। 14 अक्टूबर जब उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, एंड 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण। अंबेडकर साहब, गांधी जी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, इन सब के बेसिस पे, वैसे तो डायरेक्टली इससे रिलेटेड है नहीं, बट गांधीयन आइडिया और मार्क्स से उनका क्या रिलेशन था, उनकी सोच कहाँ मिलती थी, कहाँ डिस्टिंग्विश थे, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन दिया है। क्योंकि यूपीएससी ने पूछा था ये प्रश्न, मैंने सोचा कि आज के डिस्कशन में क्वेश्चन कराता हूँ मैं। इकोनॉमिक्स की क्लास का डिस्कशन याद कीजिए और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। गांधी जी एंड मार्क्स बोथ अटेम्प्टेड टू अटेन द सेम एंड but through different means. Marx supported the idea of violence, while Gandhiji suggested the path of non-violence. अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के व्यू के में जो डिफरेंसेस थे, उसके बेसिस पे एक प्रश्न है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन चक्र वी या चक्र 5. This topic is important for my syllabus GS paper 3 internal security point of view, especially with respect to cyber security. Operation Chakra 5 started by CBI in order to dismantle, stop transnational organized crime network, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। जो दुनिया भर के इंटरनेशनल स्केल पे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो रहे हैं आजकल, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, वहां से बैठे बैठे कई सारे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो साइबर क्राइम कर रहे हैं भारत के अंदर। तो इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए सीबीआई ने लॉन्च किया है ऑपरेशन चक्र 5। साइबर क्राइम्स और ऑन द राइज, उसी को रोकने के लिए, साइबर क्राइम में भी स्पेशली डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए सीबीआई ने लॉन्च किया ऑपरेशन चक्र 5। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू एप्रीहेंड, यानी कि कैच द साइबर क्रिमिनल्स, जो अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स का नाम लेकर के या वैसे अपने आप को दिखाते हैं, इम्पर्सनेट करते हैं और लोगों को साइबर अरेस्ट करके, डिजिटल अरेस्ट करके उनसे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। करंट न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज यही है कि ऑपरेशन चक्र 5 के अंतर्गत कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। द न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ये टर्म, ये ऑपरेशन चक्र 5 इज इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बैट इकोमॉन। टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। बैट इकोमॉन स्टैंड्स फॉर बैट इको लोकेशन मॉनिटरिंग। ये बैट इकोमॉन इस तरीके का एक डिवाइस है जिसको कादम्बरी देश पांडे, हु इज अ बैट बायोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर, वेदांत बारजे, इन्होंने मिल करके बनाया है। न्यूज में बार बार आ रहा है, इसलिए हो सकता है प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाए, पूछ ले आपसे एग्जाम में। बैट इकोमॉन करता क्या है? ये जो रात के टाइम में जो बैट्स उड़ते हैं, चमगादड़, उनको आइडेंटिफाई करेगा। कैसे आइडेंटिफाई करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड दीज बैट्स रिलीज। बैट्स को ठीक से दिखाई नहीं देता, बट येट दे आर एबल टू फ्लाई इन वेरी प्रिसाइज मैनर बिकॉज दे रिलीज अल्ट्रासोनिक साउंड। और उस अल्ट्रासोनिक साउंड का जो रिफ्लेक्शन उन तक आता है, उसके बेसिस पे वो समझ जाते हैं कि आगे उनके कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है या कोई प्रे तो नहीं है। तो इस तरीके से अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करते हैं और जब रिफ्लेक्ट होकर के आता तो उनको अपने आगे का कोई ऑब्स्ट्रक्शन पता चल जाता है या साथ ही साथ कोई इंसेक्ट वगैरह को भी वो पहचान जाते हैं जिसको वो प्रे कर पाए, जिसको वो ईट कर पाए। तो इको लोकेशन में जो साउंड रिलीज करते हैं उस साउंड को डिटेक्ट करके अलग अलग बैट स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा बैट इकोमॉन। पहले भी ये काम होता था बट मैनुअली होता था, साउंड को डिटेक्ट किया जाता था, फिर बैट स्पीसीज के बारे में पता किया जाता था कि कितने तरह के स्पीसीज हैं और वो कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। बट अर्लियर दिस वाज डन मैनुअली, तो इसमें महीनों का समय लगता था। बैट इकोमॉन की खासियत क्या होगी? स्पीसीज वाइज एनालिसिस कर देगा ये। बैट्स की अलग अलग तरीके की वॉइसेस को रिकॉर्ड करेगा, कितने तरह के बैट स्पीसीज हैं और किस किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सब कुछ ये कर देगा।
and that is why it is very super specialized या sophisticated as compared to the basic bat detectors. Automated activation हो जाएगा. Bats तो रात के टाइम में एक्टिव होते हैं, दिन के टाइम में तो डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं. तो रात के टाइम में जैसे ही बैट्स एक्टिव होंगे दूसरे तरफ से फिर ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा. इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है. इसमें स्मार्ट प्रोसेसर्स भी लगे हैं. रास्पबेरी पाई माइक्रो प्रोसेसर लगा है जो बैट्स के वॉइस को डिटेक्ट करेगा और उसके बेसिस पे उसकी ऑटोमेटिक एनालिसिस करता रहेगा. बैट्स की स्पीसीज एंड विजुअलाइज बैट्स के आपस में इंटरैक्शन को डिकोड करने की कोशिश करेगा. इको लोकेशन की अगर बात की जाए तो उसके पहले समझिए कि बैट्स के विजन जो होते हैं वो फ्लॉड होते हैं. ऐसा नहीं कि पूरी तरह से अंधे होते हैं, बट उनको कलर्स दिखाई नहीं देते. उनके आई रॉड्स जो हैं वो कलर इनसेंसिटिव हैं, तो उनको बस चीज़ें जो हैं वो पिच ब्लैक में दिखाई देती हैं. ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है बेसिकली इनको, और वो भी ठीक से साफ साफ नहीं. Yet they are able to catch their prey. Yeah, they are able to fly in the night without getting collided with the obstruction in front of them because of echolocation. तो एक तरीके से नेचुरल सोनार उनके अंदर फिक्स्ड है. They produce sounds, ultrasonic sound in this frequency of 20 to 200 kilohertz, और जो साउंड रिफ्लेक्ट बैक आता है तो उसको वो लोग डिटेक्ट करके नेविगेट कर लेते हैं अपने फ्लाइट को, और उस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सर शंकरन नायर. इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कौन थे सर सी शंकरन नायर? ही वाज अ नेशनलिस्ट, जूरिस्ट, सोशल रिफॉर्मर. 1857 उनका जन्म मलबार रीजन में हुआ था. ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1897. बाद में उनको एक परमानेंट जज की तरह अपॉइंट किया गया इन मद्रास हाई कोर्ट इन 1908. जलियांवाला बाग जब मसाकर हुआ 1919 में, तो उसके बाद ही रिजाइन फ्रॉम द वाइसराइज काउंसिल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मसाकर. फिर उन्होंने एक बुक भी लिखी, गांधी एंड एनार्की, जहां पे उन्होंने गांधीयन मेथड्स ऑफ सत्याग्रह उसको भी क्रिटिसाइज किया, ब्रिटिश पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज किया, जिसके कारण इतना बड़ा मसाकर हो गया. एंड ही अक्यूज्ड माइकल ओ डावेर, द देन पंजाब गवर्नर, फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैसाकर. तो जनरल डायर अलग था जिसने फायरिंग का ऑर्डर दिया था, वो अलग था. ये माइकल ओ डावियर वॉज डिफरेंट, पंजाब का गवर्नर था. उनको अक्यूज किया अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी अपने इस बुक में गांधी एंड अनार्की में सर शंकरन नायर ने माइकल डायर को क्रिटिसाइज किया. ही हेल्ड हिम रेस्पॉन्सिबल फॉर द मसाकर. माइकल ओ डावर ने क्या किया कि एक डिफेमेशन केस डाल दिया लंदन गए सर सी शंकरन नायर के ऊपर. लंदन कोर्ट में एक डिफेमेशन केस डाल दिया कि मुझे अननेसेसरी बदनाम किया जा रहा है. सिविल केस था. फिर सर शंकरन नायर को लंदन बुलाया गया, वहां पे उनके खिलाफ केस चला. इट वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट गोइंग सिविल केस. और जो ज्यूरी थी, 12 मेंबर की ज्यूरी थी, उसने सर शंकरन नायर को दोषी पाया. ऑफ कोर्स वो लोग तो बाइस्ड होंगे ही इन द फेवर ऑफ द पंजाब गवर्नर ओ डावेर. तो ज्यूरी ने शंकर नायर को दोषी पाया ऑफ डिफेमेशन 11:1 के फेवर में. जो एक इंसान जिसने शंकरन नायर के फेवर में जजमेंट लिखा था वो थे ज्यूरिस्ट हारोल्ड लास्की, अ वेरी वेल नोन फिलोसोफर, पॉलिटिकल थिंकर, मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट. पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ने तो इनका नाम जरूर सुना होगा. ही वाज आल्सो ज्यूरिस्ट ऑल्सो. ही वाज द वन पर्सन हु वाज डिसेंटर ऑफ दिस जजमेंट, मतलब ही रोट हिज जजमेंट इन फेवर ऑफ सर शंकरन नायर. लेकिन 11 लोग तो उनको गिल्टी पाया. तो इस कारण से सर शंकरन नायर के ऊपर 500 पाउंड का फाइन लगाया गया. उस टाइम में 500 पाउंड वाज ए ह्यूज अमाउंट. प्लस कोर्ट का एक्सपेंस भी सर शंकरन नायर को भरना था फाइन के तौर पे. जनरल जो माइकल ओ डावर था जिसके खिलाफ लिखा था बुक सर शंकरन नायर ने, और जिसने सर शंकरन नायर के ऊपर केस कर दिया था, ओ डावर ने ऑफर दिया कि वो जो पेनल्टी है, जो फाइन का अमाउंट है, वो वेव ऑफ करवा देगा सर शंकरन नायर के ऊपर से अगर वो माफी मांग लेते हैं तो. बट ऑफ कोर्स ही रिफ्यूज टू अपोलोजाइज. तो ये है स्टोरी ऑफ सर शंकरन नायर. हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक फिल्म आ रही है केसरी चैप्टर 2 ऑन सर शंकरन नायर. इसमें अक्षय कुमार हीरो हैं. दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन द बुक रिलीज इन 2019 जिसका नाम है द केस दैट शुक द एम्पायर. दिस बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय Sir Shankaran Nayar's great grandson Raghu Palat and Pushpa Palat.
इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और गुलामगिरी से संबंधित ये स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, डोमेस्टिक लॉस को तो देखना पड़ता ही है, और दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, सैलिनिटी के लिए नहीं है, फॉरेस्ट के डेंसिटी के लिए। ब्लू वॉशिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये तो ग्रीन वॉशिंग का डेफिनेशन है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।